प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 13 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन गोलीय पृष्ठ पर पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज के हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में आपके सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। किसी भी गोली दर्पण में जब परावर्तन की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए चिन्ह कैसा लिया जाता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको दो बातें याद करनी है। क्या क्या बातें? सबसे पहली बात जो बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और हमेशा याद रखिएगा, आपको आने वाले समय में काम देंगे। सबसे पहला चीज यह है कि दर्पण से जो कोई भी दूरी मापी जाती है, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में कुछ परिभाषाएं पढ़ी जिसमें हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ये वाली दूरी कहलाती है फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव से इस वक्रता केंद्र की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस सब दूरियों को जब मापना होगा तो सबसे पहला कंडीशन हम ये देखेंगे कि कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से। तो पहला नोट पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि कोई भी दूरी हमेशा कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पहला नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। और दूसरा नोट पॉइंट क्या है? दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि यदि प्रकाश की किरण की दिशा इधर है, यदि प्रकाश की किरण, ये आपकी है आपतित किरण, आपतित किरण, यानी कि अगर आने वाले प्रकाश की किरण की दिशा इधर है और दूरी हम इधर नाप रहे हैं, यानी कि प्रकाश के दिशा के विपरीत अगर हम कोई भी दूरी मापते हैं तो वह दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगर कोई दूरी, दूसरा नोट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, पहला तो आपका यह है कि हमेशा कोई भी दूरी दर्पण के कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। यानी कि इसमें भी सेम वही कंडीशन होगा कि आपका फोकस से यहां की दूरी फोकस दूरी और यहां से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। तो इन दोनों दर्पणों की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। प्रकाश के किरण की दिशा इसमें भी इधर ही है और इसमें भी इधर ही है। तो हमने दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया कि जब कभी भी हम कोई दूरी प्रकाश के दिशा में मापते हैं तो वह कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक मापी जाती है। और जब कभी भी हम दूरी को प्रकाश के दिशा के विपरीत मापते हैं तो वह दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जैसे में देखिए, हम यहां पे बताते हैं, अगर इस अवतल दर्पण की, ये क्या है आपका अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण की अगर हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो प्रकाश की दिशा इधर है और वक्रता त्रिज्या के लिए हमसे सबसे पहला कंडीशन क्या बताए थे कि कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है? P से मापी जाती है। यानी कोई भी दूरी, इस दूरी को अगर मापना हुआ वक्रता केंद्र को तो P से मापी जाएगी। यानी इधर के लिए हम बढ़ेंगे, इधर के लिए बढ़ेंगे तो यहां C आएगा और प्रकाश की दिशा इधर है, यानी कि हम प्रकाश के दिशा के विपरीत चल रहे हैं, अर्थात इसमें जो R का मान आएगा वह क्या आएगा? ऋणात्मक। क्यों? ये ऋण चिन्ह क्यों है? क्योंकि प्रकाश की दिशा के विपरीत जा रहे हैं। जबकि यहां पे अगर देखा जाए तो प्रकाश की दिशा भी इधर है। दूरी हमेशा, पहला नोट पॉइंट, कहां से मापना है? दर्पण के ध्रुव से मापना है। दर्पण के ध्रुव से अगर वक्रता केंद्र की दूरी मापा जाए तो यहां से हम इधर जाएंगे तब हमें C मिलेगा। यानी हम दूरी मापने के लिए भी इधर जा रहे हैं और प्रकाश की किरण भी इधर जा रही है। दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए यह प्लस का क्या होगा? R होगा। दूसरा चीज, अगर हम इसकी फोकस दूरी मापें तो फोकस दूरी, कोई भी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से जब फोकस को हम मापने चलेंगे, फोकस दूरी को मापने चलेंगे तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक आना पड़ेगा, मुख्य फोकस तक आना पड़ेगा, जो कि दर्पण का ध्रुव यहां है, मुख्य फोकस यहां है। यानी हमें इधर चल करके आना पड़ेगा, जबकि प्रकाश की दिशा इधर है, हम चल इधर रहे हैं, प्रकाश की दिशा इधर है, यानी एक दूसरे के विपरीत। अतः यह जो फोकस दूरी ली जाएगी, किस में ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। यहां अगर फोकस दूरी देखा जाए तो दर्पण के ध्रुव से
से चलेंगे, फोकस तक जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगी, फोकस दूरी। हम कहां से चल रहे हैं, दर्पण के ध्रुव से फोकस पे इधर चल रहे हैं। प्रकाश किरण की भी दिशा इधर है, हम चल भी इधर रहे हैं, दोनों की दिशा समान है, इसलिए जो फोकस दूरी ली जाएगी प्लस का एफ ली जाएगी। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो हमारा अगला टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। अब देखिए, किसी भी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है, उसके नियम क्या क्या हैं, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज कि हम जानते हैं परावर्तन में होता क्या है कि जो किरण जिस माध्यम में जाती है, परावर्तन के पश्चात आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों के भी बारे में हमने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसका पहला नियम है कि जो किरण जितने अंश पर आती है उतने ही अंश पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। हमने ये चीज अच्छे से पढ़ा है पाठ 10 में। तो यहां से देखिए, अगर कोई किरण ऐसी आ रही है, ये इसकी क्या है, ये जो सीधी सीधी लाइन दिख रही है, सी और पी से होकर के जाने वाली सीधी सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के सीध में जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। इसका पॉइंट नंबर 1 कि यदि कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर इस बिंदु पर हम क्या डालें, अभिलंब डालें, इस बिंदु पर अगर एक लंब डाल दें, एक इस प्रकार से अगर लंब डाल दें 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये लंब जो होगा इस सी से होकर के जाएगा। ठीक है, वो चीज अलग अलग चीज है। तो यहां से हमने जो बोला परावर्तन और अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपका कोण आई है और ये कोण आर है। तो ये आई और ये आर जब आपस में बराबर होंगे तो ये किरण हमेशा एफ से होकर के गुजरेगी। आप इसको स्पष्ट चित्र जब अपने कॉपी में बनाएंगे, इसका जब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक नहीं 1000 किरण चल जाए, 1000 किरण इससे चली जाए, लेकिन वह कहां से होकर के गुजरेगी, मुख्य फोकस से ही होकर के गुजरेगी। एक नहीं 1000 किरण अगर चली जाए इसके समांतर होनी चाहिए, तो वह कहां से होकर के गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होकर के गुजरेगी, मुख्य फोकस से ही होकर के गुजरेगी। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, ये अवतल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ पीछे के तरफ होता है और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर के तरफ होता है। तो इसकी प्रकाश की किरण जब कोई ऐसी जाएगी, इस प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये इस माध्यम में वापस लौट जा रही है। लेकिन अगर इस किरण को, ये जो परावर्तित किरण है, इस किरण को हम यहां पीछे मिलाएं, तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, कहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस पर ही मिलती हुई प्रतीत होगी। अगर कोई किरण ऐसे जाती है, परावर्तन के पश्चात इधर लौट जाती है, तो ये किरण हमेशा कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस पर ही मिलती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम इसका क्या है कि कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह हमेशा कहां से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। नियम नंबर, तो देखिए अगर हम दूसरे नियम की बात करें, तो पहला नियम हमारा था कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह मुख्य फोकस से होकर के क्या करती है, गुजर जाती है। इसका उल्टा भी सही है। यहां से देखिए समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। अगर कोई किरण ऐसी आती है कि यह मुख्य फोकस से होकर के जाए, कोई किरण ऐसी आती है, देखिए पहले में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। लेकिन अगर कोई किरण ऐसी है जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा अंतर है। ये क्या करती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर के जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 2 है। अब नियम नंबर 3 आपका क्या है, ध्यान से इसको भी देखिएगा। नियम नंबर 3 आपका है कि कोई किरण आपकी ऐसी है, कोई किरण आपकी, मान लेते हैं कि कोई किरण यहां से आ रही है और ये कहां से होकर के जा रही है,
कोई किरण आ रही है सी से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, कोई किरण आ रही है और वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो यह किरण उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, नियम नंबर 3 कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। क्यों लौट जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है, वृत्त के परिधि पर अगर केंद्र से कोई रेखा खींचा जाए तो वह कितने अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री कोण बनाने का मतलब ये देखिए किरण आ रही है यानी आपतित किरण भी हुई और 90 डिग्री का कोण बना रही है यानी अभिलंब भी हुआ। आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों चीज है और हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कोण आई कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक पे ही है यानी इसके बीच का कोण कितना है, 0 है। अब कोई किरण अगर 0 अंश पे आ रही है, परावर्तन का नियम यह कहता है कि जो किरण जितने अंश पे आती है उतने ही अंश पे वापस जाती है, तो यहां पे 0 अंश पे आ रही है इसलिए 0 अंश पे ही जाएगी, अतः जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह घटना इन सब के लिए भी होता है कि जो किरण, अगर कोई किरण ऐसी आ रही है कि यह मुख्य फोकस पर जाती हुई अगर प्रतीत हो रही है तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगर कोई किरण इसमें ऐसी आ रही है जो कि वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, इस वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह किरण उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। तो इस तरह से हमारे परावर्तन के जो तीनों नियम हैं, 3 नियम को हमने बताया। अगला चीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, कि कभी भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 या 2 से अधिक किरणों को उस बिंदु से होकर के गुजारना पड़ता है। पहला चीज नोट पॉइंट में आप लिखेंगे कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें उस बिंदु से या उस वस्तु से कम 2 या 2 से अधिक किरणें उससे होकर के गुजारनी पड़ती है। और दूसरी चीज क्या है इसी में कि जो परावर्तन के पश्चात 2 किरणें, 2 या 2 से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर हमारा वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इतनी बातें याद करेंगे। अब आइए चलते हैं प्रतिबिंब निर्माण को देखते हैं। तो देखिए अभी हमने जो भी सीखा उसी का अनुप्रयोग का अगला जो टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, जिसका पहला हमारा है अवतल दर्पण। पहले हम किसको काम में लिए हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बनाएंगे कि कैसे बनता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जिसका हमारा सबसे पहला कंडीशन है कि जब वस्तु, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है वह कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है। इस दर्पण के इधर कहीं पे भी ऐसे जगह पे रखी गई है जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत दूर रखी हुई है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि वह वस्तु अनंत बहुत दूर वस्तु यहां पर रखी हुई है, जो कि क्या है, ये कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। तो यहां कोई वस्तु रखी हुई है। हमने बताया है आपको कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 या 2 से अधिक किरणें उससे होकर के गुजारनी होती है। तो इससे अगर एक किरण, हम पहला नियम जानते हैं कि जो किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो ये किरण कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जा रही है। अगर यहां से किरणें भेजें तो ये भी अनंत से आ रही हैं, यहां टकराएंगी, इधर पॉलिश सतह है, उस साइड जा नहीं सकती, इनका होगा परावर्तन। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है वह हमेशा कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो इस प्रकार से, और हमने ये बताया है कि परावर्तन के पश्चात जब 2 परावर्तित किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो जो वस्तु अनंत पर रखी है, यहां पे ये इसकी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये भी आपतित किरण है। ये और ये दोनों क्या है, परावर्तित किरणें हैं। और ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पे मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर मिल रही हैं। यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है।
फिर से एक बार हमने बताया है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम उस वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरणें गुजारनी होती है। दूसरा चीज, परावर्तन के पश्चात 2 या 2 से अधिक किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसमें देखिए 3 चीज हम लिखते हैं। पहला स्थिति, पहला क्या लिखते हैं? स्थिति। दूसरा क्या लिखते हैं? प्रकृति। दूसरा क्या लिखते हैं? पहला लिखते हैं स्थिति, दूसरा लिखते हैं प्रकृति और तीसरा लिखते हैं आकार। तीसरा क्या लिखते हैं? आकार। तो 3 चीज हम लिखते हैं, स्थिति, प्रकृति और आकार। अब ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी स्थिति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्थिति का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के कहां बन रहा है? फोकस पर, क्योंकि ये दोनों किरणें ही कहां पे मिल रही हैं? फोकस पर। तो स्थिति जो प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस पर, फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस बिंदु पर। दूसरा आता है प्रकृति। अब देखिए प्रकृति क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए हमने बताया था, आपके पिछले किसी वीडियो में हमने बताया था कि जब 2 किरणें वास्तव में मिलती हैं तब तो प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक। जब 2 किरणें जब वास्तव में मिलती हैं तो प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक। अब जब 2 किरणें वास्तव में नहीं मिलती, उनको जबरदस्ती मिलाया जाता है, तो प्रकृति कैसी होती है? आभासी। तो यहां पे देखिए ये जो किरण आई यहां गई, ये जो किरण आई यहां गई, यानी ये किरण और ये किरण वास्तव में मिल रही हैं, इनको हमें जबरदस्ती मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे प्रकृति कैसी बन रही है? वास्तविक बन रही है। प्रकृति कैसी बन रही है? वास्तविक। और जब कभी भी प्रकृति वास्तविक बनता है तो जो चित्र है वह कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यानी कि अगर वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है तो इस तरफ मुंह करके अगर रखी हुई है वस्तु जो है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसे बनेगा? इस तरफ का बनेगा, उल्टा। यानी कि जब कभी भी प्रकृति वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। तो हमेशा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें आभासी बनता है, बाकी सारे में वास्तविक और उल्टा बनता है। आकार। आकार की कैसे बात करें? जैसे देखिए अगर 2 किरणें जहां पे मिलती हैं उनकी जो लंबाई होती है इस मुख्य अक्ष से, वही होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो 2 किरण यही मिल रही है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष भी यही है, यानी कि प्रतिबिंब जो है बिंदु के आकार का बन रहा है। यानी यहां पे हम लिखेंगे कि जो आकार है वह कैसा है? बिंदु के आकार का। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वह कैसा है? बिंदु के आकार का। तो इस प्रकार से अनंत रखी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण हम कर सकते हैं और इनकी तीनों स्थिति को, स्थिति, प्रकृति और आकार को हम बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं जो भी पढ़ा हमने वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।